स्टूडेंट, सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, इनका जो एरा है मैं वो भी लिख देता हूँ साथ में। 1971 से 1977। ठीक है, ये है इनका एरा जिसमें इन्होंने पूरा काम किया अपना। जुल्फिकार अली भुट्टो पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ठीक है, सबसे बड़ा काम था इनका। ये एक टर्म लेकर आए थे, उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप इदारों को स्ट्रक्चर करते हैं और उसको गवर्नमेंट के अंडर लेकर आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बैंक हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब आप किस में ले आते हो? नेशनलाइज कर देते हो उसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? भुट्टो का डाउनफॉल आता है। भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उसका डाउनफॉल किस वजह से आता है? ड्यू टू इलेक्शन रिगिंग। इनके ऊपर इल्जाम लगता है। देखें, रिगिंग का मतलब होता है धांधली। ठीक है, और जब रिगिंग का इल्जाम लगता है तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई आएगा और आपको हटा के चला जाएगा। ठीक है, दूसरा बड़ा मसला कि 1971 में जो आपका ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलहदा हुआ था, सेपरेट हुआ, एक वो भी बड़ा डाउनफॉल था भुट्टो की गवर्नमेंट का। ठीक है, भुट्टो के बाद आते हैं आपके पास जियाउल हक। जियाउल हक का जो टाइम पीरियड है वो 1977 से 1988 तक का है। अब जियाउल हक कौन है? मार्शल लॉ वाले। अब आपको पता होना चाहिए कि जब मार्शल लॉ लगता है तो क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने इस्लामाइजेशन स्टार्ट कर दी थी। यानी कि रेडिकल मुस्लिम्स नहीं होते, रेडिकल मुस्लिम्स एंड रेडिकल लॉज, यानी शिद्दत पसंद जो इस्लाम होता है उसके बारे में। ठीक है, उसी दौरान आपके पास क्या स्टार्ट हो गया था? सोवियत वॉर। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1979 से 1991 तक चली, जिसका हमने कल जिक्र किया था पाक यूएसए में। ठीक है, इन्होंने पावर कंसंट्रेशन अपने हाथ में रखी, यानी मिलिट्री के पास से जब तक ये मामला था, और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की जो हैंग किया तो इन्होंने करवा दिया था। ठीक है, ये सब जियाउल हक के दौर में हुआ। अब जियाउल हक की जो डेथ है वो कैसे होती है? हेलीकॉप्टर क्रैश में, या जो चार्टर प्लेन होता है वो क्रैश हो गया था। अब उसकी स्टोरी क्या है कि लोग कहते हैं कि ये जो प्लेन है, जब ये अपने उड़ने वाला था, इनको गिफ्ट मौसूल हुआ एक। कुछ लोग कहते हैं कि आम की पेटी थी, कुछ लोग कहते हैं फ्लावर्स का बुके था। वट एवर इट वॉज, उसके अंदर बॉम्ब प्लांट था। ठीक है, और जब उन्होंने इसको रिसीव किया और थोड़ा सा उनका काफिला आगे बढ़ा है तो वो ब्लास्ट हो गया, इनकी डेथ हो गई। एक अनसर्टेन डेथ, लेकिन एक लीडर आपका चला गया। उसके बाद जो एरा शुरू हो रहा है 1988 से लेके 1999 तक, इसको कहते हैं अनस्टेबल एरा। पहले ये बताओ, जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक समझ में आ गए? ठीक है, इसके बाद का जो एरा है वो आपके पास अनस्टेबल है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे शुरू हो गया था जिसे आप कहते हो एक खेल। ठीक है, वो गेम आपकी क्या थी कि पहले मेरी बारी फिर तेरी बारी। सही है, पहले जी बेनजीर भुट्टो आई, उन्होंने रूल किया।
उनकी गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चल सकी क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस लगे और उनकी हुकूमत खत्म हो गई। फिर नवाज शरीफ साहब आए। फिर नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ कि थोड़ा टाइम इनकी हुकूमत चली, फिर इनको भी बरतरफ कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर इसी में दोबारा से बेनजीर और नवाज शरीफ की कहानी चली। यानी एक जाता था, दूसरा आता था, फिर वो जाता था, दूसरा बंदा आता था। लेकिन इस बार नवाज शरीफ जो है जब आए तो उनको कंप्लीटली बाहर कर दिया गया बाय परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने आपके पास जो रूल किया वो 1999 से 2008 तक इन्होंने रूल किया। मिलिट्री लीडर थे ये। और इनके दौर में जो मेन चीज हुई वो वॉर ऑन टेरर थी, क्योंकि 9/11 इनके दौर में हुआ था। मुशर्रफ ने जो है वो लॉयर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसी तरीके से बहुत कंट्रोल्ड लेके चले थे वो मुल्क को। ठीक है, कंट्रोल डेमोक्रेसी उन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद का जो एरा है 2009 से लेकर ऑनवर्ड्स 2025, इसको हम कह सकते हैं रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी। रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे? अभी तक आपने जो देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो पहला सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसके बाद आपके पास ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक के बाद फिर डेमोक्रेसी आती है, फिर एक और आपके पास मिलिट्री लीडर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे? .4 पे क्या लिखा है यार, मैं तो भूल गया। .4 ये रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें देख लीजिएगा। 2009 से 2025 में क्या हुआ? पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो चली, और कोई मिलिट्री वाला नहीं आया उस टाइम पे। फिर एज एक्सपेक्टेड पीएमएलएन आई, उन्होंने अपना टेन्योर किया। फिर आउट ऑफ नोवेयर पीटीआई आती है और उसको हुकूमत दे दी जाती है 3 साढ़े 3 साल के लिए। फिर अगेन पीडीएम बनती है। ठीक है, पीडीएम जो है वो अगेन नून और पीपी वगैरह सब मिक्स होके चला रहे हैं हुकूमत को। और अब फिर से जो है आपके पास पीएमएलएन प्लस पीपी जो है वो रूल कर रही है। तकरीबन कोई कितने साल का अरसा हो गया ये? 16 ईयर्स। तकरीबन 15 से 16 साल का अरसा हो गया, अभी तक मिलिट्री हमारे पास आई नहीं। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछता है पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, 1971 से पॉलिटिक्स कैसी चली है वो बताएं, इसके कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस वो आपने तैयार करने होंगे। और ये हर नोट्स में मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा आसान नोट्स बना के। ठीक है, ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो ये चीज आपके लिए आसान है, और अगर नहीं आई है तो ये चीज आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी फिर। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। वजूहात क्या रही है हमारी? मिलिट्री इंटरवेंशन होता था। ठीक है, मिलिट्री इंटरवीन करती थी हमेशा। हमारे पास वीक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया इसमें। वीक इकोनॉमी थी हमारी। सही है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये सब हमारे पास कॉजेस थी। ठीक है, कोई अगर मैं मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करूं तो आप टोक सकते हैं बीच में। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गुलाम रसूल कोई मसला नहीं है। उसके इम्पैक्ट्स क्या है? देखें, आपका एक शेकी स्टार्ट था। ठीक है, जैसे इंडिया को जो स्टार्ट मिला था ना, वो बड़ा सॉलिड स्टार्ट मिला था इंडिया को। आपका स्टार्ट बड़ा शेकी था, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है? नंबर 1, आपकी इकोनॉमी डाउन हो गई, आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्ड नहीं हो पाई, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वीक और फ्रेजाइल रखा गया। भाई क्या मतलब होता है वीक एंड फ्रेजाइल का? सर किसी की कॉज है, आई मीन नहीं नहीं नहीं, ये इसकी है कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो हुई है 1971 से, इतनी अप एंड डाउन क्यों हो रही थी? ये मैंने उसकी 3-4 कॉजेस बताई हैं आपको। ये इम्प्रूवमेंट्स जो गवर्नमेंट उस टाइम आ रही थी ना, उसको करवानी थी। ठीक है, अभी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन वीक और फ्रेजाइल, अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये इम्पैक्ट्स आए इसके। सोल्यूशन इसका क्या है?
या क्या हो सकता है सोल्यूशन, कि इन फ्यूचर अगर वो सवाल ये देता है कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुई 1971 से, तो फ्यूचर में हम ये कर सकते हैं कि लिमिट कर दें रोल ऑफ मिलिट्री को, कि भाई मिलिट्री का जो रोल है वो वहां तक लिमिट रहे, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल हो आपका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल होने के साथ आप और क्या कर सकते हो इसके अंदर, अवेयरनेस हो लोगों को, लॉन्ग टर्म अप्रोच हो लीडर्स की। अच्छा जी, हमने हिस्ट्री देख ली। हिस्ट्री के बाद हमने कहा कि देखो बार बार जब मिलिट्री आ रही है ना, तो आपका स्ट्रक्चर खराब होता है। देखिए, जब किसी मुल्क में मिलिट्री आती है ना, तो उसका फॉरेन पॉलिसी जो है ना बहुत डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि जो मिलिट्री का लीडर होता है ना, उसका दिमाग एग्रेसिव होता है। ठीक है, लड़ाई फौरन तैयार हो जाता है वो मारने मरने के लिए, वो डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जाता। इस वजह से फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है वो हिट होती है। वीक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था हमारा, कि कोई भी इदारा, सिर्फ मिलिट्री एक ऐसा इदारा है हमारे मुल्क में जिसपे लोगों को एतबार है, और रिसर्च ये कहती है कि कोई भी मसला होगा तो लोग इस इदारे पे एतबार करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ, पार्लियामेंट है आपकी, ठीक है, आप ही के लोगों के वोट से लोग पहुंचे हुए हैं, आपकी पुलिस है, फिर आपकी नैब है, FIA सारी, और जुडिशरी। ठीक है, ये तीन इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। सही है, जिसे हम कहते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। ये 3 पिलर ऑफ द स्टेट है, जब ये सही होंगे तो मुल्क आपका सही चलता है। अभी मुझे बताएं कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमें पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं होता। हम क्या कहते हैं कि जाहिल MP MNAs आ गए और पता नहीं करप्शन करके आए, वोट देकर आए, लेकर आए, कैसे आए पता नहीं, लेकिन ये क्यों पहुंच गए, हमारा बिलीव ही नहीं है। फिर पुलिस, नैब, FIA, ये हम सबको पता है कि यहाँ पे मामला किस तरह से चलते हैं। राइट, कि अगर आपने कंप्लेन की है किसी की और अगला इन्फ्लुएंशियल बंदा निकला, तो वो आपको ही फंसवा देगा। मिलिट्री इंटरवीन पे पॉइंट लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा नॉर्मल रह के लिखना है आपने, ठीक है, अपने भड़ास वड़ास कुछ नहीं निकालनी है। तो भाई हमें पुलिस पे भी एतबार नहीं है। बात रही जुडिशरी की, लाखों केस पेंडिंग है। जो जजेस हैं उनके अपने इतने असासे निकल रहे होते हैं। जो बड़े बड़े वकील हैं वो कभी किसी क्रिमिनल को आजाद करवा देते हैं, कभी किसी बेगुनाह को मार देते हैं, जेल हो जाती है उसको। तो हमें पता है कि हमारी जुडिशरी हमें इंसाफ नहीं दे रही। दिस इज कॉल्ड वीक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ये पॉइंट समझ में आया? उसके बाद आपके पास है पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अच्छा, वीक इकोनॉमी कैसे हो गई कि जब हमारा ईस्टर्न विंग जो है ना, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया हमसे, हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई, और हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो शुरू से ही खराब रही है। 90s में ऑपरेशन हुए, कच्चे के डाकुओं के नाम पे ऑपरेशन शुरू हुआ, वो कराची में कर दिया गया MQM के खिलाफ, हकीकी और ये सारी चीजें। गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल चली ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे नजदीक ये 4 रीजंस होंगे, लेकिन आप जब नोट से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी, तो बेटा उसको ऐड कर लीजिएगा। इम्पैक्ट्स में क्या हुआ कि देखिए हमारा मुल्क डामाडोल चला, जिसकी वजह से आज तक हमारी इकोनॉमी सही नहीं हो सकी। इसमें आप लिख देंगे जो बार बार हम IMF के पास जा रहे हैं ना, उसका रीजन ही है ये, 23 दफा तो हम जा चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं सही हो रही? क्योंकि हर लीडर थोड़े टाइम के लिए आता है, 3 साढ़े 3 साल, अपना मंजन वो लेकर आता है, वो दबा के पैसे बनाता है और चला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और वीक हो गया, और कमजोर हो गया है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका वीक हो रहा है? जैसे इसमें कुछ दफात ऐसी शामिल हैं
यहाँ पे जो लॉयर है वो बताएंगे मुझे कि ऐसा है या नहीं है। जैसे बेल की जो एक्सेप्टेंस है, भाई आप शायद कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया, या आपको किसी ने पकड़ लिया, तो आपने गिरफ्तारी से कबल एक जमानत अपनी करवा ली, ठीक है। एक ये भी चीज है सिस्टम के अंदर। दूसरी एक और चीज ये है कि आपने मार दिया, जैसे नताशा वाला केस हुआ था, ठीक है। नताशा वाला केस हुआ, लैंड क्रूजर ने जो है वो कुचल दिया, बाप बेटी मर गए दोनों। नताशा का जो केस था, उसने दियत के ऊपर काम किया, उसने बोला भाई हम आपको फला फला करोड़ रुपए दे रहे हैं फैमिली को, एंड फैमिली एग्री हुई उसके ऊपर। अब वो बाय फोर्स एग्री हुए या उनको वाकई पैसों की जरूरत थी, क्या था अल्लाह को मालूम है सारी चीजें, लेकिन वो एग्री हुए, कोर्ट ने नताशा को रिलीज कर दिया। किसी मिनिस्टर की गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसमें पहले क्या निकलता है, फिर जब फॉरेंसिक में जाता है तो वो शहद करार दिया जाता है। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो गया, हमारे इदारे कमजोर कर दिए गए, तो ये उसका इम्पैक्ट है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी तक आर्मी आई नहीं है, उनकी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। लास्ट है कि अगर इस तरह की सिचुएशन पे वो सोल्यूशन मांग ले, तो देखो एक सोल्यूशन ये होता है कि जो इदारा है ना, उसका अपना रोल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा काम सीएसएस मेंटोरिंग है या बच्चों को मोटिवेशन देना है रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं लोगों को बिजनेस करना सिखाऊं बैठ के, ठीक है, मैं नहीं कर सकता। या जो बिजनेस कर रहा है वो सीएसएस पढ़ा दे आके, हम दोनों के काम अलग हैं। तो देखो हर किसी की एक लिमिट होती है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो लिमिट है आप उसमें रह के काम करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल बनाएं। इसके अंदर जो 280 आपने पॉइंट्स रखे हैं, मेक श्योर कि वो फॉलो हों और कोई उन्हें तोड़ने का सोच भी ना सके। अगर कोई उन्हें तोड़े तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर वो दोबारा सोचे नहीं इसके बारे में। इसके बाद अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, केस स्टडीज पढ़ानी चाहिए उन ममालिक की जहां पे तरक्की हो रही है, और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अपने सिलेबस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लेनी चाहिए। जैसे 9/11 के बाद, 9/11 के बाद आपको पता है कितने यूएस प्रेसिडेंट आए थे। 9/11 के टाइम पे बुश था, ठीक है। जब बुश का टेन्योर कंप्लीट होता है तो उसके बाद बाराक ओबामा, ठीक है। फिर बाराक ओबामा ने अपनी टर्म्स पूरी की, उसके बाद ट्रम्प, फिर बाइडेन और फिर ट्रम्प। लेकिन वॉर अगेंस्ट टेरर इनकी 2021 तक चलती रही है, राइट। यानी अफगानिस्तान में जो घुसे थे, इनका इनखला जो हुआ है ना अफगानिस्तान से, जो लास्ट पर्सन निकला है वो अगस्त 2021 में निकला है, यानी इनका जो आर्मी पर्सनल है। इन्होंने इंटरवीन किया क्यों था अफगानिस्तान में, घुसे क्यों थे, कि भाई हम जो है वो तालिबान को खत्म कर देंगे, और जितनी भी मुल्क में दहशतगर्दी या दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है अफगान सरजमीन से, हम उसको क्या करेंगे, वाइप आउट करेंगे। तो आप देखें 2001 में एक इन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर स्टार्ट की, और 20 साल तक डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आए मगर वो कंटिन्यू रही, रत्ती बराबर चेंजिंग नहीं आई उसमें। दे वर वेरी क्लियर कि हमें इसके पीछे जाना है, हमें ये काम करना है। बट इन पाकिस्तान अभी लैपटॉप है, लैपटॉप स्कीम है, भाई शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप दे रहे हैं, कोई रक्षा दे रहा है, कोई सोलर सिस्टम दे रहा है, ठीक है। भाई देखिए पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम यही बातें करेंगे। अब होगा क्या, एक मिसाल दे रहा हूं, अभी गवर्नमेंट चली जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके सबसे पहले क्या काम करेगी, क्या करती है दूसरी गवर्नमेंट जब आएगी तो सबसे पहला काम क्या करेगी, क्विकली बताएं। ये न्यू इनिशिएटिव तो लाएगी, लेकिन पहले पुरानों को कैंसिल करेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है।
सही। अब जैसे लैपटॉप स्कीम चल रही है तो कहा जाएगा कि नहीं, बेकार है स्कीम, ये स्कीम ना अच्छी नहीं है, फालतू है। ठीक है जी, मान लिया। आप कौन सी स्कीम ला रहे हैं जी? हम ये स्कीम लाएंगे कि फला फला करेंगे, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट लाएंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। जब पुराने वालों को आप कैंसिल करते जाओगे, ये स्टार्ट ऐसे ग्राफ बनता है पाकिस्तान में। ये टाइम होता है, ये परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ ना इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी 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 इंक्रीज होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि इनका वक्त खत्म हो जाता है। जैसे परफॉर्मेंस ऊपर उठना शुरू होती है, जैसे चीजें समझ में आने लगती हैं, वक्त खत्म हो गया। अब अगली गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ से शुरू करे, नहीं, वो फिर दोबारा जीरो से मेहनत करती है, वो आती है, वो फिर थोड़ा सा काम करती है, ऊपर जाने लगती है, तो उसका टाइम खत्म। इस वजह से हम कभी तरक्की कर ही नहीं पाए। अभी तक कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। आज हमने कहा था कि हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक गवर्नेंस इशू वाला लिखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला हमारे पास जो अभी हमने कवर किया है, ठीक है। इन दोनों के नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। समझा भी रहा हूं मैं साथ साथ आपको। कोई पॉइंट कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा। अब आप पाक अफेयर में जाएं तो आपके पास पूरा टॉपिक लिखा है, पीएमएस में भी सेम है, सीएसएस में भी सेम है, गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान, ठीक है। गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नमेंट गवर्न करती है, लोगों को चलाती है, लेकिन हमें फील ये होता है कि गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही। सही है। अब बेटा उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आप क्या बोलेंगे, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, सोशल सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, ये मसला है, वो मसला है। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता कभी भी। कल वाला ऑडियो अगर आपने मेरा सुना है तो मैंने वहां बात की है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन क्या होती है? एक तरीका, एक स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी है प्रैक्ट्री, ठीक है। ये मैंने पहले गवर्नेंस के ऐसे में बताया था, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। 8 आपके पास इंडिकेटर होते हैं गुड गवर्नेंस के। कितने होते हैं? 8। किसी मुल्क में गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है वो 8 चीजें बताती हैं। नंबर 1 इज पार्टिसिपेशन। किसकी पार्टिसिपेशन? लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के काम में। अभी मुझे बताएं कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट का जो पहले आवाम से पूछा जाता है और फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। जी, अभी तक आज तक आप लोगों ने देखा है ऐसा कोई? मिसाल के तौर पे आप में से ज्यादा पंजाब वाले हैं, तो पहले एक पोलिंग हुई हो, ठीक है। पोलिंग हुई हो, पूछा गया हो कि अमरीन आप क्या चाह रही हैं, मुकद्दस आप भी शायद पंजाब से, आप क्या चाह रहे हो, और पता नहीं हुदा दो चार और बच्चे हैं, आप क्या चाह रहे हो। इसी तरह हम कराची से, तो पीपल्स पार्टी हमसे पूछे कि यार आप लोग क्या चाह रहे हैं, वोटिंग वोटिंग करें, उसके बाद फिर हम बात करें। तो पार्टिसिपेशन इज नियरली जीरो। हम पे चीजें थोपी जाती हैं, हमसे पूछी नहीं जाती, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो इंडिकेटर है वो सही नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद एक रखा हुआ है आर। अब ये आर किसके लिए? ये है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। इसका क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। कौन सा इदारा इतना रिस्पॉन्स कर रहा है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इदारा रिस्पॉन्सिवनेस है। जी, कहीं पे भी आप जाते हैं,
मिसाल के तौर पे आपने जो है वो कोई कार्ड बनवाया, टीचर से नहीं पूछा जाता कॉमन, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको टाइम लिमिट ज्यादा दी जाती है, मिसाल के तौर पे नादरा चले जाइए, वाबडा चले जाइए, पुलिस स्टेशन चले जाइए, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो जी 4 दिन बाद आ जाइएगा। अभी मैं सिटिंग गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, और हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर भी मैं जो देखता हूँ इदारों के अंदर सुस्ती। अब आज मैं देख रहा था, एक फैमिली आती है, फैमिली के पेंशन के मामलात होते हैं, तो 4 बजे से पहले वो साहब जा चुके थे जिनसे उनको काम था। अब वो पता नहीं फैमिली कहाँ से दूर से आई होगी, बस में आई, पैदल आई, कैसे आई। अब वो आके बोलिए फला साहब कहाँ गए, तो उन्होंने बोला साहब तो चले गए, आज कल परसों हमारी छुट्टी है सिंध में, तो अब 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आएंगे वो। मतलब कोई और उनका काम नहीं करेगा, वो साहब चलेगा तो फैमिली वापस जाए। अब वो मंडे को आएगी, हो सकता है मंडे को भी ना आए वो। तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, पैसे ही चलता है यहाँ पे। ठीक है जी। प्रेक्ट्री था ना, तो एस कहाँ से आ गया इसमें, ऐसा नहीं, एस नहीं आएगा जी। अब आएगा ए आपके पास। ये ए किस लिए, अकाउंटेबिलिटी का ए है ये। बेटा समझ में आ रही है ना आप लोगों को चीजें, मैं मुश्किल तो नहीं बता रहा, बहुत इजी करके बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं सारी चीजें। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हिसाब किताब। कुछ जगहों पे अकाउंटेबिलिटी है, मेजॉरिटी में नहीं है। मैं अगर सिंध की बात करूं स्पेसिफिक, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं ऑफिस जाऊं, नहीं जाऊं, मैं क्या करता हूं, कितना पैसा मेरे पास है, कोई नहीं पूछने वाला। इवन आप किसी जगह पे 2 नौकरियां कर रहे हैं, करें, बहुत टाइम बाद जाके उनको ख्याल आता है कि यार इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो हिसाब किताब भी नहीं है, दबा के करप्शन भी है। इसके बाद है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है राय, तमाम लोगों की। यानी कि आपने प्लास्टिक बैन किया, अभी मैं रिसेंट मिसाल दे रहा हूं आपको, प्लास्टिक बैन किया आपने। यार आपने पूछा कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं प्लास्टिक की मुल्क में, कितना बंदा बेरोजगार होगा? क्या आपने लोगों को अवेयरनेस दी है पहले कि अगर प्लास्टिक बैग बंद हो जाए तो कौन से बैग इस्तेमाल करने हैं? क्या कोई टाइम लिमिट दी थी आपने, कोई टाइम फ्रेम दिया था? आपने कुछ भी नहीं दिया। तो कंसेंसस भी हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सी लिखना था, बी आ गया। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? साफ और शफाफ। कोई भी काम होगा, आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो दूर दूर तक नहीं नजर आएगी। अक्सर आपने न्यूज सुनी होगी, फला प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब डॉलर मुल्क में रख दिए गए। ठीक है, फला प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा, सी पैक के लिए इतने मिलियन डॉलर रख दिए। वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? हमने यहाँ इतना खर्च किया, इतने पैसे अकाउंट में बचे हुए हैं, कोई नहीं करता। ये सिमिलर है अकाउंटेबिलिटी की तरह। इसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कानून की हाकमियत। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मुझे ये बताएं कि मैं बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मुझे डर नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, नॉर्मल पुलिस का, मेरे लिए कोर्ट मसला नहीं है, क्योंकि हम चले जाते हैं, हम सिस्टम समझते हैं। कोई अगर किसी से काम करवाना हो तो फोन पे काम हो जाता है।
ठीक है, लोग वैसे ही नाम से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्यों आ रहे हैं। इसके बरक्स एक आम आदमी अगर हो, उसका चालान भी होगा, पुलिस वाले तंग भी करेंगे, किसी इदारे में जाएगा तो उसके पैसे भी लगेंगे, और वो अपना काम लीगल तरीके से नहीं करा सकता। अभी मैंने आपको नताशा केस की एग्जांपल दी थी, क्या हुआ था, गाड़ी ने मार दिया था, नताशा फ्री हो गई। इसी तरीके के कितने केसेस हैं जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ हमें नजर नहीं आता। यस एग्जैक्टली, तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है हमारे मुल्क में। फिर है इक्वालिटी, ये तो शायद डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और एक आखिरी ई हमारे पास रहेगी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और वैसे भी जो रिसोर्सेज मौजूद है उसका कोई एफिशिएंट इस्तेमाल कर रहा है। दीज आर द 8 indicators which shows that governance is good। ठीक है, अब आपके पास पेपर में क्या सवाल आता है कि पाकिस्तान फेस कर रहा है गुड गवर्नेंस के मसाइल, पहले मसाइल बताइए फिर उनका सोल्यूशन दें। जरा 4 मिनट रह गए, मैं क्विकली थोड़ा सा जाऊंगा इसमें, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी, कोई बात नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप मुझसे। पार्टिसिपेशन और कंसेंसस में फर्क क्या हुआ? देखिए, पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल आवाम जो है वो राय दे। कंसेंसस का मतलब ये है कि 4 बड़े फिरके हैं आपके पास, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, ये सारे बैठे हैं, और उसके ऊपर हाँ बोला जाए। ठीक है ना, यानी फैसला ले लिया गया है सूबा बनना है या नहीं बनना, फैसला ले लिया। अब मेजर स्टेक होल्डर जो हैं, ठीक है, वो बैठेंगे, वो बात करेंगे इस पे, और अगर वो एग्री कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना फिर गवर्नमेंट कोई और चीज करेगी। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्विकली चलते हैं थोड़ा सा। पार्टिसिपेशन जो है वो हमें नजर आई थी ब्रेग्जिट के टाइम पे, कि जब यूके अलग हो रहा था यूरोपियन यूनियन से, उन्होंने वोटिंग कराई थी और 51% लोगों ने कहा था कि हमें यहाँ से जाना है, निकलना है। उन्होंने गुड है, उन्होंने आवाम की बात मानी और निकल गए। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो शायद पाकिस्तान के अलावा जितने ममालिक हैं वहां रिस्पॉन्सिवनेस है, आपको टाइम पे काम होता है, आपका अकाउंटेबिलिटी हद से ज्यादा है। तो वहां का मिनिस्टर जो है वो साइकिल चला रहा है, और रिटायर होने के बाद कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं चीजें, क्यों? उनके पैसे ही नहीं है। अगेन कंसेंसस हर जगह पे, इनके यहाँ प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ वहां सबके लिए बराबर है, वहां मिनिस्टर भी कैद होते हैं, वहां जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे भी चार्जेस लगते हैं, वहां उन्होंने इक्वालिटी रखी है। अब इक्वालिटी की मिसाल कैसे है? सादिक खान एक मेयर बने इंग्लैंड के अंदर लोकल गवर्नमेंट के, जैसे हमारे मुर्तुजा वहाब मेयर है। अब आप खुद सोचें, क्रिश्चियंस का मुल्क है, अंग्रेज की डोमिनेंसी है, एक पाकिस्तानी मुस्लिम मेयर बन गया उनका, लेकिन पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। ठीक, वो इक्वालिटी करे, वो कहते हैं पढ़े लिखे हो, स्किल है, प्रूफ करो। ठीक, वो अपनी रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना जानते हैं। तो जो ममालिक हैं हमारे पाकिस्तान के अलावा, उनका गुड गवर्नेंस अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है 1947 से अब तक गवर्नेंस के मसाइल में घिरा हुआ है, और जो हालात हैं ये ठीक नहीं होंगे। उसके लिए जो सोल्यूशन हो सकते हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ,
कि आप सॉल्यूशंस क्या देते हैं। नोट्स आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।